जिसे देश की नीतियां मालूम होती है ना, उसके लिए विदेश नीति कठिन नहीं होती है। विदेश में आप रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब उसको पता चलता है कि आप हिंदुस्तान के हैं, तो आपकी तरफ उसका देखने का रुतबा पहले की तुलना में बदला है कि नहीं बदला है? मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। हिंदुस्तान में दम होना चाहिए कि हिंदुस्तान डंके की चोट पर कहे कि जब मुझे इजराइल जाना है मैं सीधा इजराइल जाऊंगा, और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा। Conveyed to Prime Minister Modi of India. दिल्ली की सत्ता संभालने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते थे, लिहाजा चुनाव प्रचार के वक्त कांग्रेस इस बात को एक बड़ा मुद्दा बनाती थी कि नरेंद्र मोदी जैसी पृष्ठभूमि वाला कोई नेता ग्लोबल कूटनीति की पेचीदा विदेश नीति को कैसे संभालेगा। जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मेरा मखौल उड़ाया जाता था, मजाक उड़ाई जाती थी। ये मोदी को गुजरात के बाहर कौन जानता है, कौन पहचानता है। जब हिंदुस्तान भर में मैं घूमने लग गया, लोगों से मिलने लग गया, चुनावी रैलियां एक के बाद एक होने लगी, तो फिर उन्होंने शुरू किया, लेकिन दुनिया में कौन पहचानता है, विदेश नीति का क्या होगा। इनको विदेश नीति का एबीसीडी भी मालूम नहीं है। यही होता रहा। भाइयों बहनों, जिसे देश की नीतियां मालूम होती है ना, उसके लिए विदेश नीति कठिन नहीं होती है। दोस्तों, विश्व में भारत का लोहा कैसे मनवाया जाए, ये मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि मैं देश को जानता हूं, देश के लोगों को जानता हूं। सच यही है, भारत के जनमानस को समझने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के कुछ ही महीने में भारत की विदेश नीति में बुनियादी बदलाव दिखने लगा। प्रधानमंत्री मोदी की सियासत में विदेश नीति एक प्रमुख स्तंभ की तरह आने लगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दरअसल ये बात प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में ही नजर आ गई थी। निर्वहन करूंगा। कुछ लोगों के विरोध के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह में तमाम पड़ोसी देशों के नेताओं के साथ पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भी न्योता भेजा गया। इस कदम से पूरी दुनिया को भारत के अच्छे इरादों का पैगाम मिला। पीएम मोदी का अगला मास्टर स्ट्रोक उनकी पहली विदेश यात्रा थी। दिलचस्प बात यह है कि यह यात्रा अमेरिका या किसी पश्चिमी मुल्क की नहीं थी। 9 साल पहले पीएम मोदी ने अपनी नेबर्स फर्स्ट नीति के तहत पहली विदेश यात्रा पड़ोसी देश भूटान की थी। इसे पीएम मोदी की दूरंदेशी कहें या कुछ और, भूटान से रिश्ते मजबूत करने का नतीजा तब दिखा जब डोकलाम विवाद में
चीन से ठन गई और भूटान पूरी मजबूती से भारत के साथ खड़ा हो गया। कूटनीति के खास अंदाज से बाजी कैसे पलटी जाती है, दुनिया ने यह भी देखा। जब मोदी पहली बार बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए, वही मोदी जिन्हें गुजरात के सीएम रहते हुए अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था। अमेरिका के भारतीय समुदाय ने भारत की एक नई ताकत का एहसास किया। अमेरिका के साथ दोस्ती की ऐसी नींव पड़ी कि चीन को संतुलित करने वाली अमेरिकी नीति में भारत आज उसका प्रमुख रणनीतिक साझेदार है। मोदी जी के कार्यकाल में वो एक सुस्पष्ट रही, वेल आर्टिकुलेटेड रही और ऑफेंसिव डिफेंस की रही। पहले हम डिफेंसिव होकर के अपनी विदेश नीति चलाते थे कि अगर पाकिस्तान कुछ कर रहा है या चीन कुछ कर रहा है ये ऐसा है, या अगर अमेरिका कुछ कर रहा है तो हम कह रहे थे ऐसे नहीं ऐसा है, हम अपना बचाव करते थे। अब ये पहली बार हुआ है कि हम आगे बढ़ करके आक्रामक विदेश नीति अपना रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 9 साल की कूटनीति में अमेरिका के प्रमुख रणनीतिक साझेदार बनने के बावजूद भारत की विदेश नीति को विदेशी प्रभाव से स्वतंत्र रखा। आज भारत किसी भी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि दुनिया को आजाद विदेश नीति का रास्ता दिखाने वाला नया नेता है। और इस कहानी को सबसे जोरदार ढंग से कहा गया जब दुनिया को दहला देने वाला एक युद्ध शुरू हुआ। यूक्रेन को अपने विरोधी सैन्य गुट नाटो के करीब जाता देखकर 24 फरवरी 2022 को रूस ने उस पर हमला बोल दिया। अमेरिका के नेतृत्व में नाटो और तमाम पश्चिमी ताकतें यूक्रेन के पक्ष में गोलबंद हो गईं। दुनिया के तमाम देशों पर रूस का साथ छोड़ने का दबाव पड़ा, लेकिन कई मुल्कों के रुख से अलग पीएम मोदी के नेतृत्व वाले भारत ने दबाव के आगे न झुकने का फैसला किया। हमारे संबंध जो है बहुत ही स्टडी रहे हैं और इसके कारण है क्योंकि एक दोनों देशों में एक तो लीडरशिप इसकी जो महत्व को समझती है, पब्लिक सेंटिमेंट भी साथ देती है। हम दोनों के यहाँ ये समझ है कि हम दोनों बड़े यूरेशियन देश हैं, पूरा यूरेशिया की स्टेबिलिटी एक किस्म से हम पे निर्भर है, हमारे रिश्तों पे निर्भर। तो जो आप कह रहे हैं, हाँ ऐसी एनालिसिस मैं पढ़ता रहता हूँ, पर आप हकीकत देखें ना कि हमने पिछले साल में भी ऐसा कुछ रिश्तों को ऐसा कुछ होने नहीं दिया जिसके कारण कुछ प्रश्न चिन्ह उठे हमारे बारे में। पश्चिमी देश भारत की कूटनीति से खुश नहीं है, हालांकि वो कुछ कर भी नहीं पा रहे। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का वैश्विक कद इतना बढ़ा है कि दबाव की डिप्लोमेसी काम नहीं आ सकती। लिहाजा भारत को मनाने और पीएम मोदी को खुश करने के जतन किए जाने लगे। पिछले साल जून के आखिरी हफ्ते में जर्मनी में G7 समिट हुआ। G7 दुनिया के विकसित औद्योगिक देशों का समूह है। पीएम मोदी को G7 समिट में खास मेहमान के तौर पर बुलाया गया। एक बैठक के दौरान पीएम मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से बात कर रहे थे, तभी पीछे से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आए और उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री के कंधे पर हाथ रख दिया। पीएम मोदी ने पीछे मुड़कर जो बाइडेन को देखा और फिर दोनों नेता बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाने लगे। डिप्लोमेसी के दिग्गज इसे वैश्विक मंचों पर भारत के बढ़ते असर की तरह देखते हैं। The report card of the Indian foreign policy of the last 9 years under the Modi government is a very solid report card. After 9 years, I can really say without hesitation that in terms of our standing, in terms of where we are in global consciousness, it is something very much deeper than before.
G7 की बैठक के 3 महीने बाद समरकंद में SCO समिट हुआ। भारत और रूस भी चीन की अगुवाई वाले इस संगठन के सदस्य हैं। 16 सितंबर 2022 को समिट से अलग पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने कैमरे के सामने पुतिन से कहा कि यह दौर डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी और डायलॉग का है, न कि युद्ध का। मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। पीएम मोदी की इस टिप्पणी से पश्चिमी देश खुश हो गए। अमेरिका और यूरोप के बड़े देश चाहते थे कि संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ आने वाले प्रस्ताव में भारत रूस के खिलाफ वोट करे। 13 सितंबर से संयुक्त राष्ट्र की 77वीं महासभा की शुरुआत हुई। यूएन की महासभा को दुनिया के देशों के प्रतिनिधि संबोधित करते हैं। महासभा में दुनिया के ज्यादातर बड़े देशों ने भारत के रुख की तारीफ की। फ्रांस ने SCO समिट के दौरान पुतिन को दी गई नसीहत का भी जिक्र किया। Narendra Modi, the Prime Minister of India, was right when he said, the time is not for war. इन सब के बावजूद भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से कोई समझौता नहीं किया। भारत ने अब तक रूस के खिलाफ आने वाले बड़े प्रस्तावों पर वोटिंग से खुद को अलग रखा है। इसके बावजूद 77वीं महासभा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को रूस और अमेरिका दोनों का समर्थन मिला। रूस और अमेरिका दोनों जानते हैं, दोनों को हम ये समझाने में कामयाब रहे कि हमारे संबंध जो हैं आपके साथ एक दूसरे के दूसरे देश के संबंध के से भिन्न है, अलग धरातल पर। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ी हुई ताकत की मिसाल पिछले साल नवंबर में इंडोनेशिया के बाली में हुए G20 शिखर सम्मेलन में भी दिखाई दी। G20 के इसी शिखर सम्मेलन में इसकी अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति का सिर्फ एक लक्ष्य है, देश का फायदा। G20 की अध्यक्षता भी इसकी मिसाल बनी। G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक कश्मीर में होना यह दिखाता है कि भारत की डिप्लोमेसी पहले की तरह रक्षात्मक नहीं रही। दरअसल पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर को विवादित क्षेत्र की तरह पेश करता आया है। मोदी सरकार ने कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाली धारा 370 को हटाकर इस मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पाकिस्तान को इससे बड़ी तकलीफ है। उसकी तकलीफ को कश्मीर में G20 की बैठक ने और बढ़ा दिया। एक तो ये दिखाना, ये सुनिश्चित करना संसार की निगाह में कि यहाँ हमारा राज्य है और ये हमारा क्षेत्र है, इसलिए हम यहाँ जो चाहें करा सकते हैं, हम यहाँ करा रहे हैं। 6 फरवरी 2023 को तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया। भारत ने अगले ही दिन ऑपरेशन दोस्त के नाम से बड़ा बचाव अभियान शुरू कर दिया। एनडीआरएफ, स्नीफर डॉग्स, डॉक्टर्स और राहत सामग्री से लैस टीमों को तुर्की रवाना कर दिया गया। भारतीय बचाव दल ने तुर्की में जबरदस्त काम किया। हमारे ऑपरेशन जो है 7 तारीख शाम से शुरू हो गया था। मुझे पूरा गर्व है, बहुत अच्छा लग रहा है कि जो इंटरनेशनल टीम्स हैं उनके मुकाबले हमारी परफॉर्मेंस जो है काफी अच्छी है। 10 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हमारी टीमें ऑपरेशन दोस्त के एक हिस्से के रूप में दिन रात काम कर रही हैं। वो अधिक से अधिक लोगों के जीवन और संपत्ति को बचाने के लिए
अपना सर्वश्रेष्ठ देना जारी रखेंगी। इस संकटपूर्ण घड़ी में भारत तुर्की के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। खुले दिल से की गई इस मदद से कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखने वाला तुर्की भी भारत का मुरीद बन गया। भारत के पास आपदा में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ जैसा विशेष बल है। भारतीय एयरफोर्स के ग्लोब मास्टर और C-130 हरक्यूलस जैसे भारी मालवाहक विमान और नौसेना के जहाज कहीं भी कुछ ही वक्त में राहत और बचाव ऑपरेशन करने में सक्षम है। इसी क्षमता की बदौलत भारत ने 2021 में ऑपरेशन देवी शक्ति, 2016 में साउथ सूडान में ऑपरेशन संकट मोचन और 2015 में यमन में ऑपरेशन राहत चला। इंडिया का स्टेचर अब ऐसा है कि मेरे ख्याल है हमारी सबसे बड़ी ताकत यही है जो कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम। हम बिना ये ख्याल करें कि वो देश हमारा दुश्मन है या कभी उसने झगड़ा हुआ है, नहीं, मानवता को ध्यान में रखते हुए ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ है। और इसीलिए जो भी ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस होते हैं, चाहे उनको बाहर निकालने के लिए या उन तक मदद पहुंचाने के लिए, टर्की में जो पहुंचा लाया था उसकी बात मैं बोल ही चुका हूं, तो उसमें जो है भारत एक बड़ा महत्वपूर्ण देश बन चुका है। अरब देशों में पीएम मोदी के भारत के लिए बढ़ी सद्भावना की एक तस्वीर ये भी है, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर की आधारशिला रखी। दरअसल साल 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई की यात्रा की। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से उनकी गहरी दोस्ती है, लिहाजा यूएई में रहने वाले करीब 26 लाख भारतीयों की भावनाओं को देखते हुए क्राउन प्रिंस ने न सिर्फ वहां पर हिंदू मंदिर की स्थापना की इजाजत दी, बल्कि 2017 में 55,000 वर्ग मीटर जमीन उपहार में भी दे दी। हमारा नाता सिर्फ बायर और सेलर का नहीं रहा है, एक पार्टनरशिप का बना है। भारत इस बात के लिए गर्व करता है कि खाड़ी के देशों में 30 लाख से भी अधिक भारतीय समुदाय के लोग यहां की विकास यात्रा में भागीदार हुए। 2017 के गणतंत्र दिवस के समारोह में अबू धाबी के राजकुमार मुख्य अतिथि भी थे। वहीं इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि अफ्रीकी देश मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे, जो खाड़ी देशों का पड़ोसी है और वहां की सियासत में उसका गहरा दखल है। खास बात यह है कि मिस्र और यूएई समेत कई अरब मुल्क हैं जो अब अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल से राजनयिक और कूटनीतिक रिश्ते बहाल कर चुके हैं। अरब दुनिया में हो रहे इन बदलावों का प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर फायदा उठाया। उन्होंने नेहरू युग की उस अघोषित परंपरा से किनारा किया जिसके तहत भारत अरब दुनिया में इजराइल को 2 हाथ की दूरी पर रखता था और वहां अमेरिका के खिलाफ खड़ा दिखता था। मुझे इजराइल जाना है, मैं सीधा इजराइल जाऊंगा और जिस दिन मुझे पैलेस्टाइन जाना होगा उस दिन हिम्मत के साथ मैं पैलेस्टाइन जाऊंगा। 4 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Prime Minister, we've been waiting for you a long time. We've been waiting almost 70 years, in fact, because yours is truly a historic visit.
रिश्तों को नई दिशा देने में ये यात्रा सचमुच ऐतिहासिक साबित हुई। इसका एक बड़ा असर रविवार 7 मई को जेद्दाह में नजर आया, जब इजराइल, अमेरिका और यूएई के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। इस मुलाकात का मकसद I2U2 के तहत मिडिल ईस्ट से भारत को जोड़ने वाला एक रेल और शिपिंग प्रोजेक्ट शुरू करना था, जिसका मकसद इस इलाके में चीन के बढ़ते असर को कम करना है। I2U2 इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए का गठजोड़ है। इसकी स्थापना अक्टूबर 2021 को हुई। सारी चीजें मिलजुल करके कहती है कि हमारे जो है सुरक्षा किसमें बढ़े, हम किसमें अपने आप को ज़्यादा महफूज समझें और हमारा कोऑपरेशन किस तरह से आगे बढ़े। जिस चीज़ से ये आगे बढ़ता है वो सब अच्छा है, और I2U2 अगर ये इन संबंधों को मजबूत करने में कामयाब होता है, बड़ा अच्छा संगठन है। मिडिल ईस्ट में I2U2 हो या एशिया पैसिफिक क्षेत्र में क्वाड, दोनों ही गठजोड़ में भारत और अमेरिका मौजूद है। इसमें शक नहीं है कि दोनों की ही चिंता विस्तारवादी चीन का बढ़ता असर है। बेशक आज भारत और चीन के बीच गहरे व्यापारिक रिश्ते हैं, लेकिन सच ये भी है कि करीब 2 साल से LAC पर दोनों मुल्कों की सेनाएं लामबंद थीं। चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। भारत की आपत्ति के बावजूद चीन ने POK से गुजरने वाले चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट को तैयार किया। लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आने के बाद चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया। अमेरिका को चुनौती देते चीन को घेरने के लिए अमेरिका का साथ दिया, तो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल भी किया। मिडिल ईस्ट में I2U2 और एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड PM मोदी के इसी चक्रव्यूह का हिस्सा है। इस लिहाज से भारत अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए बहुत खास हो चुका है। PM मोदी ये समझते हैं, इसीलिए अमेरिका को बुरा लगने के बावजूद रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम और तेल भी बेधड़क लेते हैं, क्योंकि इसमें देश का फायदा है। इससे देश की ताकत बढ़ती है, विदेशों में रहने वाले भारतीयों का आत्मविश्वास बढ़ता है, तो भारत के सुपर पावर बनने का रास्ता भी नई मंजिलें छूता है। Z News.